एवरीवन वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्शन क्या होता है हमारे कंट्री में, इलेक्शन कैसे कंडक्ट होता है, क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, कैसे मिनिस्टर्स चुने जाते हैं। सो बेसिकली दिस वीडियो इज़ अबाउट कि हाउ इलेक्शन टुक प्लेस इन आवर कंट्री, मतलब व्हाट इज़ द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया, कैसे होते हैं चुनाव। सो लेट्स सी दैट एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो इलेक्शंस। देखिए, सबसे पहले अगर प्रोसेस की बात, मतलब ये वीडियो ही होने वाला है कि इलेक्शंस होते कैसे, क्या प्रोसेस होता है और कैसे हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। ठीक है, जस्ट टू मेक यू अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ द इलेक्शन process occur in our country Bharat. So let's get started with the video, and if you like it then subscribe the channel Khan Ambition Research and also like it for my motivation, and share it with your friends so that they also get to know how election took place in India. So yeah, now let's get started without wasting any more time. प्रोसेस की अगर बात करें कि इंडिया में इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, तो आई हैव mention some of the points which differentiate what is the process for a candidate and what is the process for a election commission of India. देखिए, इलेक्शन का अनाउंसमेंट करने का काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, नोटिफिकेशन इशू करने का काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, इसके बाद नॉमिनेशन फिल करना पड़ता है, वो करते हैं ऑफ कोर्स कैंडिडेट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो नहीं करेगी, अगर आपको मुझे जिसको चुनाव लड़ना है वही करेंगे। तो हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है अनाउंस कर देते हैं कि भाई इलेक्शन होने वाला है 2025 का या 2026 का, अनाउंस हो गया, ठीक है, नोटिफिकेशन निकाल देते हैं कि यस यस दिस दैट, किस दिन को होगा, फाइनल हो गया है, नहीं हो गया, ऑफिशियल नोटिस है, ये वो सब कर लेते हैं वो कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसके बाद आता है कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फिल करता है, फिर उसके बाद ओथ वगैरह, जब मतलब इलेक्शंस वगैरह के प्रोसेस हो जाते हैं तो ओथ लेता है, शपथ लेता है कि भाई मैं संविधान से फ़ैसला लूँगा, मैं संविधान के विरुद्ध नहीं जाऊँगा, वगैरह वगैरह, जो भी है सच्ची निष्ठा रखूँगा, है ना, ऐसे ऐसे ओथ जो भी लेना होता होगा वो लेता है। फिर इलेक्शन कैंपेन्स वगैरह भी कैंडिडेट ही करते हैं। तो ये कुछ, और पोलिंग ऑफ वोट्स, ये कुछ काम सिटीजन्स के हैं। एज अ ट्रू सिटीज़न ऑफ अ कंट्री हम लोग वोट डालते हैं, ठीक है, फिर वोट की काउंटिंग होती है और फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाउस का मतलब है कि अब हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमें मिल गया है और वो अपना पद संभालते हैं। तो प्रोसेस कैसे हो रहा है, पहले अनाउंस किया जा रहा है इलेक्शन, नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, कैंडिडेट फिल कर रहा है नॉमिनेशन, फिर इलेक्शन होने के बाद ओथ ले रहा है, इलेक्शन कैंपेन्स वगैरह भी करते हैं, वोट डालते हैं सिटीजन्स, काउंट होता है वोट, और फिर वो फाइनली जिस भी पद के लिए इलेक्शन लड़ रहा था ही गॉट इलेक्टेड फॉर दैट। तो अगर हम बात करें टाइम, देखिए इंडिया के अंदर लोकसभा इलेक्शन हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो स्टेट के अंदर, 5 साल के बाद होना ज़रूरी है, मतलब आफ्टर एवरी 5 ईयर लोकसभा इलेक्शन at center level and SLA. What is that? State legislative assembly election in state after every 5 years it has to be done. This is what a democratic country mean, that after every 5 years we the people of India, after casting our one vote is equal to one value, we get our representative to whom we feel that he will be good enough for us as a representative. कहने का मतलब है कि हर 5 साल के बाद हम भारत के निवासी लोग अपना एक वोट एक कीमत के माध्यम से जो कहा जाता है उसका यूज़ करके वोट डालते हैं, और हर 5 साल के बाद अपना जो नेता हम चाहते हैं कि हाँ ये हमारे के लिए काम करेंगे उनको हम चुनते हैं। सो हर 5 साल के बाद वोट किया जाता है, इलेक्शन करवाए जाते हैं, लोकसभा का सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का स्टेट लेवल पे। पर कुछ कंडीशंस ये भी होती हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। मान लीजिए कि 5 साल से पहले जो हमारे लीडर हैं अगर उनकी डेथ हो जाए या वो कोई करप्शन करे और वो रिज़ाइन कर दे, तो इन सब केस में भी जो हमारा लोकसभा है उसको डिज़ोल्व किया जा सकता है। लेकिन फिर अब क्या होगा, अब लोकसभा तो डिज़ोल्व हो गई पर देश तो चलाना है, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है बिना
गवर्नमेंट के कैसे काम चलेगा? तो काम ऐसे चलेगा कि विदिन 6 मंथ्स आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, मान लीजिए कि लोकसभा आज फरवरी में डिसॉल्व हो गई, तो फरवरी से लेकर 6 महीने तक टाइम दिया जाएगा, और उस 6 महीने के ख़त्म होने से पहले, ख़त्म होते होते मतलब लास्ट डे तक दोबारा से इलेक्शन हो के नए रिप्रेजेंटेटिव आ जाने चाहिए उस प्लेस को, जो वैकेंट था उसको फिल करने के लिए। तो सिंपल सी बात है कि लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हर 5 साल पे करवाया जाता है। और इन केस अगर जो रिप्रेजेंटेटिव उनकी डेथ हो जाती है या फिर किसी कारण से वो रिज़ाइन करते हैं, तो 6 महीने के अंदर जो लोकसभा डिसॉल्व हुई होती है उसी के अंदर उसको दोबारा इलेक्शन करवा के उसकी सीट को फुल करना ज़रूरी है। ठीक है, आर्टिकल 85 जो है टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंट डिसॉल्व लोकसभा, कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। वेरएज़ आर्टिकल 174 गवर्नर को पावर देता है कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। तो इस समय ये पता चल गया कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों ही डिसॉल्व होती हैं, लेकिन लोकसभा को गवर्नर कभी भी डिसॉल्व नहीं कर सकता, उसको प्रेसिडेंट करता है। लेकिन प्रेसिडेंट चाहे तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कर सकता है डिसॉल्व, या कमेटी असेंबली को डिसॉल्व करता है, और गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करेगा। ये आर्टिकल 174 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है, और आर्टिकल 85 क्या बताता है? प्रेसिडेंट डिसॉल्व लोकसभा। तो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा इलेक्शन से जुड़े कुछ ज़रूरी बातें। अब इसके बाद नोटिफिकेशन जारी करता है, फिर इलेक्शन शेड्यूल करता है, अनाउंसमेंट करने के कुछ दिन बाद इलेक्शन को शेड्यूल कर, नोटिफिकेशन डाल दिया, ठीक है, फिर अब अनाउंस कर दिया तो उसके कुछ दिन बाद इलेक्शन को शेड्यूल करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हाँ, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि चाहे अनाउंसमेंट हो, इशू हो, नोटिफिकेशन हो, ये सब हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। अब इसके बाद जो नॉमिनेशन है वो फाइल करते हैं या फिल करते हैं कैंडिडेट, ओथ और अफर्मेशन कैंडिडेट लेते हैं, इलेक्शन कैंपेन्स करते हैं, मैनिफेस्टोज मतलब उनकी पॉलिसीज़, आइडियाज़, थॉट्स जो भी वो करना चाहते हैं अपनी जनता के लिए, ये सब इलेक्शन मैनिफेस्टोज में बताते हैं वो लोग। एलोकेशन ऑफ सिंबल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्टीज़ को सिंबल देता है, जैसे कांग्रेस का लोटस है, बीजेपी का हैंड है ना, और भी बहुत सारी पार्टीज़ हैं उनका अपना अपना सिंबल है। तो ये इलेक्शन के अंदर किसी भी पार्टी को एज अ नेशनल पार्टी या यू कैन से स्टेट पार्टी रिकग्नाइज़ करने के लिए बहुत उनका इलेक्शन सिंबल विच डिफ्रेंशिएट्स, है ना, जैसे कहते हैं ना कमल छाप, हाथ छाप वगैरह वगैरह, उस तरीके से। तो उसके बाद पोलिंग डेज़ होते हैं, मतलब वोट वगैरह डल रही है, वोट कास्ट करने लोग जाते हैं, ठीक है। पोलिंग डेज़ के बाद वोटिंग की जाती है, वोटिंग के बाद सुपरवाइज़ किया जाता है इलेक्शन, मीडिया कवरेज भी होता है, मीडिया स्पेशल, इनके लिए स्पेशल पास होता है, स्पेशल टिकट्स दी जाती है मीडियाज़ को कि भाई आपको आना है जहाँ जहाँ जिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में वोट पड़ रहे हैं, ठीक है, एंड वहाँ का पूरा अच्छे से कवर करना है, बहुत अलग से रिस्पेक्ट दी जाती है, और भी ऑफ कोर्स उसके लिए जो भी इनके सैलरीज़ वगैरह दी जाती होंगी, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, स्पेशल रिस्पेक्ट दी जाती है, राइट, स्पेशल पास दिया जाता है टू एंटर द पोलिंग बूथ, वोटिंग एरिया, राइट। इसके अलावा वोट काउंट होते हैं, और फिर फाइनली वोट काउंट होने के बाद डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इलेक्शन कौन सी पार्टी जीती, कांग्रेस जीती, बीजेपी जीती या कोई और भी पार्टी जीती, समाजवादी पार्टी जीती या आप पार्टी जीती, जो भी जीतती है काउंटिंग के बाद पता चल जाता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाउस, मतलब जो भी जीता वो अपना ऑफिस, अपना पद्धति संभाल लेता है। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी, आप समझ गए इलेक्शन का प्रोसेस, अनाउंसमेंट, इशू ऑफ नोटिफिकेशन, फिर नॉमिनेशन को फिल करना, ओथ लेना, इलेक्शन कैंपेन करना, मैनिफेस्टो करना, एलोकेशन ऑफ सिंबल मिलना, पोलिंग डेज डिसाइड करना, वोटिंग देना, सुपरवाइज़ करना इलेक्शन, मीडिया कवरेज होगा, वोट काउंट होंगे, एंड फाइनली पता चल जाएगा कि कौन है और वो अपना ऑफिस संभाल लेगा। और एक होता है इलेक्शन पिटीशन, मान लीजिए किसी कैंडिडेट को लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे वोट के साथ छेड़खानी हुई है या कुछ भी गलत हो गया है जो कि, तो उसके लिए वो इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकता है और अपना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है उसके लिए। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके बिना तो इलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज़
EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हम सबको पता है पहले जब EVM मशीन नहीं आई थी इंडिया के अंदर, तो या कहीं पे भी जहाँ पे मशीन नहीं तो वहाँ पे पेपर पे काम होता है। तो जब EVM इंट्रोड्यूस हो गया ना, तो उसके बाद क्या था, EVM इंट्रोड्यूस होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसका फुल फॉर्म होता है, इससे बहुत सारे फ़ायदे हुए, जैसे एलिमिनेट पॉसिबिलिटी ऑफ इनवैलिड वोट। जाहिर सी बात है कि इनवैलिड वोट्स का चांसेस ख़त्म हो गया, पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई, फ्रॉड ख़त्म हो गया, क्योंकि मशीन पे तो डायरेक्ट दिखाएगा। काउंटिंग ऑफ वोट फास्टर, वोट की जो काउंटिंग है वो फास्टर हो गई। रिड्यूस पेपर रिक्वायरमेंट, पेपर की रिक्वायरमेंट कम हो गई। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग की कॉस्ट कम हो गई। और सिर्फ एक बैलेट पेपर छपता था जो हर पोलिंग स्टेशन को दिया जाता था। सो इट वाज ऑल अबाउट EVM। क्या, पॉसिबिलिटी ऑफ इनवैलिड वोट कम हो गया, काउंटिंग ऑफ वोट तेज़ी हो गई, रिड्यूस पेपर रिक्वायरमेंट, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, और सिर्फ एक बैलेट पेपर छपता है जो हर पोलिंग स्टेशन के आसपास दिया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इलेक्शन क्या होता है। इलेक्शन क्या होता है वैसे, इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। मतलब एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके मदद से हम अपने लीडर को, अपने नेता को चुनते हैं जो आगे हमारी कंट्री को चलाते हैं। तो आपको समझ आया होगा इलेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या किस किस चरण से इलेक्शन में कैंडिडेट को गुजरना पड़ता है, राइट। So if you like it, then subscribe the channel Khan Ambition Research, like the video, share the video. Thank you.